ठीक करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। दुधारू पशु की घातक बीमारी है खुरपका मुंहपका। अच्छे लाभ के लिए स्वच्छ गुड़ बनाने की विधि। प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देखरेख के अभाव में पशु विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं बीमारियों में से एक है खुरपका मुंहपका बीमारी, जो कि पशुओं में आमतौर पर देखी जाती है। बीमारी से ग्रस्त पशुओं को चलने फिरने में, आहार खाने में परेशानी होती है और पशु दूध देना भी कम कर देता है। तो किसान भाइयों, दुधारू पशु में इस बीमारी के कारण, लक्षण और निदान क्या है, आइए जानते हैं पशु चिकित्सा विभाग जिला शहडोल के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर RD दुबे से। फुट एंड माउथ डिजीज भी जिसे हम बोलते हैं, पशुओं में होने वाली एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है। इस मौसम में इस बीमारी से पशुपालकों को अपने पशुओं को बचा के रखना चाहिए। ये इतनी संक्रामक बीमारी है कि यदि आपके पशुओं में से किसी एक या दो पशु को हो गई तो बड़ी तेज़ी से पूरी आपकी डेयरी में फैल जाती है और इससे दोहरा नुकसान होता है। बीमार पशु का उत्पादन भी प्रभावित होता है और उपचार में पशुओं के काफ़ी खर्च उठाना पड़ता है। बहुत से किसान भाई खेती के साथ डेयरी पशुओं का पालन करते हैं और अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन कभी कभी पशुओं में एक रोग खुरपका मुंहपका रोग FMD होता है। ये एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बीमारी से अपने देश में प्रतिवर्ष लगभग हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। FMD या मुंहपका खुरपका रोग के लक्षणों की जहाँ तक यदि हम बात करें तो शुरुआती दौर में पशुओं में तेज बुखार आता है। जैसा कि हम जानते हैं ये एक विषाणु जनित रोग है, एक वायरस से फैलने वाला रोग है। बहुत तेज बुखार आएगा, 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार आएगा। पशु खाना पीना छोड़ देगा। पशु के मुंह में छाले पड़ जाते हैं इस बीमारी की वजह से, जिससे पशु चारा पानी लेने में दिक्कत महसूस करता है। 2-3 दिन के अंतराल में पशु के खुर के बीच में घाव बन जाते हैं और उन घायों की यदि उचित देखरेख न की गई तो बाद में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और बीमारी की गंभीर अवस्था में पशुओं के खुर तक अलग हो जाते हैं और ये घाव फिर महीनों लग जाता है पशु को ठीक होने में। तो यदि पशुपालक भाई बीमारी की शुरुआती अवस्था से ही अपने पशुओं की उचित देखरेख और उपचार पर ध्यान देंगे तो इस बीमारी से जल्दी निजात वो पा जाएंगे। अब इस रोगग्रस्त पशु का उपचार करना चाहिए और बाकी पशुओं के ऊपर बराबर नज़र रखना चाहिए। तो उपचार के लिए यदि आपके यहाँ कोई नज़दीकी संस्था है तो वहाँ संपर्क कर लें, तो उनसे उनकी देखरेख में उचित उपचार, कुछ एंटीबायोटिक दी जाती हैं, कुछ बुखार उतारने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ मल्टीविटामिन पशु को देना चाहिए। पशु में चूँकि छाले हो जाते हैं तो बोरोग्लिसरीन या शहद का उपयोग भी कर सकते हैं मुंह में लगाने के लिए, तो छालों में पशु को आराम मिलेगा। साथ ही जो पैर के घाव में यदि फूट गया है तो उसके उपचार के लिए किसी एंटीसेप्टिक घोल से उसको अच्छा धोना चाहिए। उसमें कोई फ्लाई रिपेलेंट मलहम बहुत सारे आते हैं, उन्हें लगा देना चाहिए, जिससे आपके पशुओं के पैर में कीड़े नहीं पड़े और वो जल्दी ठीक हों। और इस समय पशु को पौष्टिक आहार देना चाहिए। पशु चूँकि चारा पानी खाने में असमर्थ सा रहता है तो मुलायम चारा, उसके लिए आप थोड़ा सा दलिया बना के दे सकते हैं उसे, या चूनी पानी में घोल के दे सकते हैं और मुलायम चारा भी खाने के लिए दे सकते हैं। तो 3-4 दिन बाद धीरे धीरे पशु खाने में
वापस आ सकता है। जो उत्पादन वाले अपने पशु हैं उनका उत्पादन भी ज़्यादा प्रभावित नहीं होने पाता है यदि समय से उसका उपचार हो जाए। तो पशुपालक भाइयों को चाहिए कि इसके बचाव के लिए समय रहते अपने पशुओं को टीका लगवा लें। अभी शासन की ओर से ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगाया जा रहा है। तो जो भी पशुपालक भाई हैं अपनी नज़दीकी पशु चिकित्सा संस्था में जाके FMD का टीकाकरण अपने पशुओं को निश्चित रूप से लगवा लें। इस रोग का उपचार अब तक संभव नहीं हो सका है, इसीलिए रोकथाम ही सबसे कारगर नियंत्रण का उपाय है। सभी पशुपालक को अब इस रोग के प्रति जागरूकता दिखाने की आवश्यकता है, तभी इस रोग का रोकथाम संभव है। पशुपालकों को अपने सभी पशुओं को प्रत्येक 6 महीने में नियमित टीकाकरण करना चाहिए। लाल दवा के घोल से पशु के मुंह और पैर को धोने के बाद मलहम लगाएं। पशु को पूर्ण आहार देना चाहिए जिससे खनिज और विटामिन की मात्रा पूर्ण रूप से मिलती रहे और पशु जल्द स्वस्थ हो सके। तो देख रेख के लिए जैसा मैंने बताया, जैसे ही उन्हें शंका होती है कि उनके पशु के मुंह में छाले आ गए हैं, उस पशु को सबसे पहले अन्य पशुओं से अलग तुरंत बांध देना चाहिए। जो बीमार पशु हैं उनकी लारों में ये विषाणु रहता है, पैरों से जो घाव रहते हैं वहाँ भी विषाणु हो सकते हैं। तो इसके लिए जो रोगग्रस्त पशु है उसका बिल्कुल आहार पानी, उसका जूठा खाना पीना दूसरे अन्य स्वस्थ पशु न खाने पाएँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ में जो सार है आपकी उसे नियमित साफ सफाई रखें। फिनाइल का भी उपयोग कर सकते हैं धोने के लिए, फर्श कास्टिक सोडे का भी उपयोग कर सकते हैं। तो फर्श की साफ सफाई में ध्यान दें। कुल मिला के अच्छी साफ सफाई, बेहतर पौष्टिक आहार और समय पे उपचार देकर इस बीमारी से जल्द पशुपालक निजात पा सकते हैं और पशुओं का उत्पादन भी वापस पा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विमान क्रैश के बाद रक्षा मंत्रालय अलर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे के लिए जानकारी एयर चीफ मार्शल और CDS से की बात। बैंक कर्मियों की 30-31 जनवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल टली। मांगों पर विचार करने के लिए 1 महीने का मिला समय। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 6 सूत्रीय मांगों के लिए हड़ताल का किया था आह्वान। रायपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में पिछले साल बोई गई गन्ना फसल की कटाई चल रही है और इससे अच्छा लाभ लेने के लिए कई किसान अब गन्ने के रस से गुड़ बनाएंगे। तो आप स्वच्छ गुड़ बनाने के लिए कौन कौन से पहलुओं पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं उत्तम गुड़ के प्रमुख लक्षण की। तो गुड़ का रंग सुनहरा, पर्याप्त ठोसपन के साथ खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त ईख के प्रभेद का चुनाव, कटाई के उपयुक्त समय की पहचान तथा कटाई का सही तरीका मालूम होना चाहिए। इसके साथ ही रस उबालना, रस की सफाई और गुड़ का समुचित संरक्षण भी अहम पहलू है। सर्वप्रथम गुड़ बनाने के लिए जो सबसे प्रमुख कारण है वो है उचित प्रभेद का चयन करना। जैसे हमारे ईख अनुसंधान संस्थान से जो भी उचित प्रभेद है, जिसमें BO 91, BO 138, BO 139, COP 112, इसके अलावा इस वर्ष हम लोग COP 16437 जो कि राजेंद्र गन्ना 1 के नाम से जाना जाता है, उस पे भी हम लोग गुड़ बनाएंगे और उसके रिकवरी के बारे में जानेंगे।
स्वच्छ गुड़ के लिए उन्नत और सही प्रभेदों का चयन करें। साथ ही फसल में निर्धारित उर्वरकों की मात्रा का ही प्रयोग करें। बात करें अगर कटाई की, तो गन्नों की कटाई से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें, लेकिन कटाई से पूर्व परिपक्वता की जांच जरूर करें। इसके लिए ब्रिक्स हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर इस मीटर की रीडिंग 21 से ज्यादा आती है तो जान लें कि गुड़ बनाने के लिए गन्ना परिपक्व हो गया है। कटाई करने के लिए धारदार औजार का भी इस्तेमाल कर जमीन की सतह से कटाई करें तथा ऊपरी भाग को काटकर हटा लें, क्योंकि ऊपरी भाग के शर्करा की मात्रा बहुत कम होती है। उसके बाद सारी पत्तियों को कटाई कर गन्ने को साफ कर लें। याद रहे, कटाई के 10 से 12 घंटे के अंदर रस निकाल लेना चाहिए। जब हम लोग गुड़ के बनाने के लिए जब प्रभेद का चयन करते हैं, उसके बाद तुरंत ही हम लोग उसके पेराई में जाते हैं। तो पेराई करने के लिए 2 तरह के क्रशर आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल क्रशर है और एक वर्टिकल क्रशर है। हॉरिजॉन्टल क्रशर जो है वो रोलर पे, मीन्स अगर जो रोलर है वो हॉरिजॉन्टल है तो उससे हम लोग 2 से 3% ज़्यादा, वर्टिकल से ज़्यादा हम लोग रिकवरी करते हैं। क्रशर के बाद जब हम लोग पेराई कर लेते हैं तो उस रस को हम लोग छलने से छानकर और सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं। तत्पश्चात हम लोग IISR मॉडल जो है वो 3 पैन सिस्टम, जिसमें 3 कड़ाह की भट्टियां हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी रस हम लोग पेराई के बाद जो रस आया उस रस को पंप के द्वारा हम लोग उस कड़ाह में भेजते हैं। तत्पश्चात जो भी रस है उस रस को हम लोग निर्मलीकरण के लिए हम लोग वनस्पति शोधकों का उपयोग करते हैं। रस में जो अशुद्धियां हैं, जो भी मैल है, उसको निकालने के लिए हम लोग वनस्पति शोधकों का यूज करते हैं, जिसमें प्रायः हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसमें सुखलई है, देवला है, भिंडी है, उसके बाद जो भी हमारे मूंगफली के बीज हैं उसका उपयोग करते हैं। तो भिंडी के जड़ और तने को हम लोग 150 ग्राम तने या जड़ को लेके हम लोग पानी के साथ उसको भिगो देते हैं। उसके बाद उसको क्रश करके हम लोग एक चिपचिपा द्रव्य बना लेते हैं और उसको आवश्यकता अनुसार उस रस में मिलाते हैं, जिस समय कि रस थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो उससे क्या होता है कि उसमें जो मैल है, स्कम है, वो ऊपर आने लगता है। जैसे जैसे आपका जो रस है वो गर्म होगा तो वो गंदगी ऊपर की ओर आने लगेगी। तो हम लोग उसे छलने से छानकर स्कम सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं। तत्पश्चात जूस की जब बॉइलिंग शुरू हो जाती है उस समय ये खासा ध्यान रखा जाता है कि जूस जो है वो अच्छी, रस है वो अच्छी तरह उसकी सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे खासा ध्यान देना है। क्योंकि जिस समय जूस की सफाई बहुत अच्छे से होगी तो तत्पश्चात अब उसकी भंडारण या उसका जो रंग है वो काफ़ी अच्छा होगा। जब रस का तापमान 103 डिग्री से 105 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है तो चाशनी बनने लगती है। तो उसमें 200 मिलीमीटर अरंडी या फिर मूंगफली का तेल डालते हैं। ऐसा करने पर चाशनी की जलने की खतरा कम हो जाती है। तापमान मापने के लिए इलेक्ट्रिक थर्मामीटर का उपयोग करना चाहिए। जब तापमान 118 से 120 तक हो जाता है तो चाशनी वाले कढ़ाई को उतार लेते हैं, लेकिन इसके पहले जांच कर लें कि गुड़ के लिए चाशनी पूरी तरह तैयार हो गई है या नहीं। जांच करने के लिए चाशनी में गुड़दम डुबाकर अच्छी तरह से ऊपर उठा लेते हैं, जिससे कि उसमें चाशनी लटकने लगती है। अगर चाशनी से रेशम जैसा महीन तथा लंबे सूखे सूत जैसा हवा में उड़ने लगता है तो समझ जाना चाहिए कि गुड़ तैयार हो गया है। अपरिपक्व तथा कीटग्रस्त पौधों से प्राप्त रस जमता नहीं है। इसके लिए 5 से 10 किलोग्राम चीनी का मिश्रण चाशनी में डालने पर गुड़ पूर्ण रूपेण जम जाता है। फिर हम लोग निकाल लेते हैं उस कड़ाह से। निकालने के लिए हम लोग जो है आयताकार लकड़ी की जो आयत बना होता है उसमें हम लोग उसको रखते हैं, अच्छे से मिलाते हैं और प्राकृतिक रूप से ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जब वो हल्के रंग का रंग आने के बाद हम लोग गुड़ को जो है सांचे में भेज देते हैं। सांचे में डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सांचा भी अलग अलग तरह का उपलब्ध है, जैसे कि ईंटनुमा है, आयताकार है, घनाकार है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग क्यूब शेप में गुड़ को जो हम लोग निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या है कि जब वो सांचे में जाने के बाद हम लोग 45 मिनट तक उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं उसी सांचे में, और उस सांचे से फिर 45 मिनट के बाद हम निकालते हैं और जो गुड़ हम लोग को मिलता है वो एक अच्छे क्वालिटी, उत्तम प्रकार की गुड़ उपलब्ध हो जाती है। तत्पश्चात दूसरी जो बात है वो है इसके भंडारण के लिए, इसको स्टोरेज के और पैकेजिंग के लिए। तो नॉर्मतः हम लोग जैसे स्टोरेज है जिसमें ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन होना चाहिए, ताकि गुड़ हमारा जो गुड़ है वो 1 साल तक उसी कंडीशन, उसी क्वालिटी के साथ मेंटेन रहे। तो हम लोग आज जाने कि किस तरह से उत्तम प्रकार के गुड़ का उत्पाद कर सके एवं इसके रख रखाव में क्या क्या चीज़ ध्यान देना है उसके बारे में। धन्यवाद।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। विमान क्रैश के बाद रक्षा मंत्रालय अलर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे की ली जानकारी। एयर चीफ मार्शल और सीडीएस से की बात। बैंक कर्मियों की 30-31 जनवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल टली। मांगों पर विचार करने के लिए 1 महीने का मिला समय। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 6 सूत्रीय मांगों के लिए हड़ताल का किया था आह्वान। रायपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजन। 30 जनवरी तक चलेगा युवा महोत्सव। रायपुर में युवा महोत्सव की शुरुआत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश में किसानों को यूरिया की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों की यूरिया वाली समस्या की पूर्ति के लिए एक अच्छा विकल्प है नैनो यूरिया। तो ये नैनो यूरिया किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है और किसान इसे कैसे उपयोग में लाएं, इस बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं श्रवण कुमार यादव। अभी ये किसान सोनलाल जी ने नैनो यूरिया के बारे में बात की, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो दानेदार यूरिया और नैनो यूरिया दोनों बराबर आधा लीटर का नैनो यूरिया और 1 कट्टा दानेदार पूरी एक ही मात्रा है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया नैनो कण के रूप में यूरिया का एक प्रकार है जो यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक तरल पोषक तत्व है। ये एक रसायन युक्त नाइट्रोजन उर्वरक है जो पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है और ये पौधों के लिए एक आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया को दानेदार यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है जो कि फसलों में तरल रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इसमें यह है कि नैनो यूरिया का प्रयोग क्यों करें, फसल के लिए क्या लाभदायक है, वातावरण को कैसे बचाता है। तो इसमें यह है कि जैसे अपन दानेदार यूरिया को ज़मीन पर डालते हैं तो 30 किलो तो ज़मीन के अंदर चला जाता है, 30 किलो पौधा अब्जॉर्व करता पानी के साथ श्वसन क्रिया के द्वारा, और बाद में 40 किलो है जो वो वातावरण में वाष्पित हो जाता है। तो इससे वातावरण खराब होता है और जो ज़मीन वाला है वो भूतल में जाके जल को खराब करता है नाइट्रेट के रूप में। तो इसको सुधार के लिए नैनो यूरिया पत्तियों पे डाला जाता है। तो पत्तियाँ 100% इसको 99% इसको काम में ले लेती है। तो ज़मीन पे नहीं डलता है, इसलिए ज़मीन खराब नहीं होती, अगली साल के लिए ज़मीन ज़्यादा बढ़िया रहती है। वातावरण में वाष्पित नहीं होता तो वातावरण खराब नहीं होता, और वो 30 किलो काम में आता है, 100 किलो में ये 1 लीटर में 1 लीटर पूरा का पूरा काम में आता है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया का उद्देश्य दानेदार यूरिया के असंतुलित और अंधाधुंध उपयोग को कम करना है। इसके अलावा फसल की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के साथ मिट्टी, पानी और वायु प्रदूषण को कम करना है। इसीलिए किसान भाइयों, अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें इसका प्रयोग, आइए जानते हैं। ये जो नैनो यूरिया है 1 एकड़ के लिए 4 बीघा कच्ची के लिए आधा लीटर की बोतल है। ये 60 ml 15 लीटर टंकी के अंदर डाल के और स्प्रे करने के लिए है। इस स्प्रे करने पर यह ध्यान रखना है कि स्प्रे करने के बाद में कम से कम 24 घंटे तक पत्तियों पर पानी नहीं डलना चाहिए। बारिश का भी या फुहारा खेत का किस पानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पानी आने से ये नीचे आ जाएगा तो इसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। इस प्रकार ये एक बार 35 से 50 दिन की फसल में काम में लो और उसके बाद में एक बार 80 से 85 दिन की फसल हो जाए उस वक्त काम में लो, तो ये अच्छा रिजल्ट देगा, शानदार।
किसान भाइयों, यूरिया की किल्लत को देखते हुए नैनो यूरिया किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प है, जिसका उपयोग करके आप न सिर्फ अधिक खर्चे से बच सकते हैं, बल्कि आप फसलों से अधिक पैदावार लेकर अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये सरकार को वो भी लाभदायक है, क्योंकि जो ये 266 रुपये का जो यूरिया है वो खरीदते हैं तो उसकी रेट 3500 के लगभग है, तो सरकार को सब्सिडी में काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। और नैनो यूरिया 240 रुपये का है, इसमें वही काम उतना ही काम करता है जितना वो एक कट्टा काम करता है, तो इसलिए सरकार का भी पैसा बचता है, देश का पैसा बचता है, हमारा पैसा बचता है जो अन्य कामों में आए। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पिछोर, जिला श्योपुर के कृषक मनोहर जादव ने। ये आलू की फसल में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मनोहर जादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज के कृषि चर्चा अंक में हम आलू की फसल के बारे में चर्चा करेंगे। आलू की फसल जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से लगाई जाती है और लघु और छोटे स्तर पे भी किसान भाई लगाते हैं। आलू की फसल में रोग जो एक प्रमुख कारक हैं जो उसके उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि आलू की फसल में कौन कौन से प्रमुख रोग देखने को मिलते हैं, इनका पहचान निदान क्या है। जैसा कि किसान भाइयों, जो हमारी आलू की फसल है इसमें एक पछेती या अगेती, जिसको अंगमारी रोग बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको झुलसा रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यदि हम बात करें तो अभी फसल में हमको जो है इस झुलसे रोग के कारण जो प्रमुख रूप से देखने को लक्षण दिखाई देगा वो हमारी पत्तियों की जो निचली सतह है उस पर छोटे छोटे से हमको धब्बे दिखाई देने लगते हैं शुरुआती अवस्था में। जो धब्बे व्यापक रूप से बड़े होने के बाद पूरी पत्ती को पूर्ण रूप से कवर कर लेते हैं, उसको घेर लेते हैं। तो उस अवस्था में हम पुनः जो हमारी सबसे अच्छी दवा जिसको हम मान के चलते हैं कि मेटालिक्साइल प्लस मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन है, इसको यदि हम 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से इस्तेमाल करेंगे और इसकी पुनरावृत्ति हर 15 दिन के बाद हमको करना है। अर्थात यदि आपने पहला छिड़काव किया है उसके पहले छिड़काव के 15 दिन के बाद यदि आप इसकी पुनरावृत्ति करते हैं तो इस रोग के लक्षण आपको कम दिखाई देने के लिए मिलते हैं। किसान भाइयों, आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग का प्रकोप काफी देखने को मिलता है, जो अल्टरनेरिया कवक द्वारा फैलता है। इस रोग के लक्षण शुरुआत में पौधे की निचली पत्तियों पर छोटे गोले से अंडाकार भूरी धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और इस रोग से प्रभावित कंदों पर दबे हुए धब्बे तथा नीचे का गुदा भूरा और शुष्क हो जाता है। इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। दूसरा इसमें जो सबसे प्रमुख रोग हम देखते हैं वो होता है जीवाणु जनित जो जिसको हम बोलते हैं उकटा बोलते हैं, वो भी कभी कभी हमको फसल में आलू की फसल में देखने को मिलता है। इस रोग की जो पहचान है वो पूर्ण रूप से आप देखेंगे कि जब भी आप अपने प्रक्षेत्र में जाएंगे तो पौधे कई बार हरी अवस्था में ही आपको मुरझाए हुए देखने को मिलते हैं और कितना भी पानी लगाने के पश्चात वो पौधे जो है पूर्ण रूप से फिर से स्वस्थ नहीं होते, जिसमें हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल करते हैं, उससे उपचारित करके हमको डालना चाहिए। या तो यदि हम बाद में फसल की अवस्था में देख रहे हैं तो इसके निदान के लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इस दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में घोल के यदि उपयोग करें तो भी इससे रोग से निदान हमको देखने को मिलता है। इसके बाद एक जो इसमें बीमारी हम तो देखने मिलती है जो कई बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से नहीं लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती है, विषाणु के द्वारा। किसान भाइयों, आलू की फसल में पत्ती सिकुड़न लीफ कर्ल रोग के नाम से इसे जाना जाता है, काफी देखने को मिलता है। ये एक विषाणु जनित रोग है जिसे कीट द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाया जाता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की बढ़वार रुक जाती है, उनकी पत्तियां छोटी मुड़ जाती है। यदि किसान भाई इस रोग के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं तो आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें। और इसके अलावा इस रोग को फैलाने वाले कीट के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर इसका छिड़काव कर दे।
यदि इस रोग का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने को मिल रहा है तो आप उसके रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोलकर फसल पर इसका छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पालेंगे। तो आपको इसके लिए कौन सी दवा लेनी है, जो हमारा पोटैटो लीफ रोल वायरस है या उसके वाहक कीट को नियंत्रित करने के लिए? इसके लिए सामान्य रूप से जो थायोमिथॉक्सेम 25% के रूप में मार्केट में उपलब्ध है, इस दवा का 1 ग्राम प्रति लीटर यदि आप जल में घोल के इस्तेमाल करते हैं तो इस दवा के छिड़काव से वाहक कीट के नियंत्रण में कमी आएगी और साथ ही साथ इसके कारण हमारा जो है फसल सुरक्षा में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम जो आलू की फसल में है कीट प्रबंधन का कार्य कर सकते हैं। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। क्रैश के बाद